हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारी जो लिमिटेशन एक्ट की सीरीज़ चल रही है वो इसकी दूसरी क्लास है। यदि आपने अभी तक फर्स्ट क्लास नहीं देखी है जिसमें मैंने लिमिटेशन एक्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताया था, आप मेरे चैनल के लिमिटेशन एक्ट की एक मैंने प्लेलिस्ट बना दी, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ बहुत सारे कमेंट कर दीजिएगा। बहुत मेहनत लग जाती है इतने से वीडियो को, लोगों को लगता है 20 मिनट का वीडियो है, 10 मिनट का वीडियो है, लेकिन इसको बनाने में बहुत मेहनत लग जाती है। प्लीज़ आप बहुत सारे कमेंट कर दीजिएगा। आ जाइए लिमिटेशन एक्ट का पार्ट फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम इसका ऑब्जेक्ट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? ऑब्जेक्ट। आपको मैंने पहले भी बताया था कि ये जो लिमिटेशन एक्ट 1963 है ये पहली बार नहीं आया है, 18वीं शताब्दी में भी था। और इससे पहले जो लिमिटेशन एक्ट था वो 1908 था, जिसे थर्ड लॉ कमीशन के द्वारा क्या किया गया था, रिपील कर दिया गया था। तो अब यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड। यहाँ पे कहीं आप देखेंगे कि यहाँ पे डेफिनेशन क्लॉज, डेफिनेशन वर्ड नहीं लिखा हुआ, यहाँ लिखा हुआ है एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड। कि जो पुराने जो लॉज थे लिमिटेशन से रिलेटेड, जो पुराने लॉज थे उनको क्या किया गया, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ों को तो कंसोलिडेट किया गया और जहाँ पे ज़रूरत थी वहाँ पे अमेंड किया गया। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब आते हैं पार्ट वन। पार्ट वन में सबसे पहले दे रखा है शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट, कि इसे क्या कहा जाएगा, इसे कहा जाएगा लिमिटेशन एक्ट 1963। ये संपूर्ण भारत पे अप्लाई होगा और मैंने आपको बताई दिया कि 1/1/1964 को क्या हो गया था, ये फोर्स में आ गया था। ठीक है, और ये मैंने आपको क्या था कि JNK पे पहले अप्लाई नहीं होता था, लेकिन JNK ऑर्गेनाइजेशन के एक्ट के थ्रू क्या होने लग गया, ये जम्मू एंड कश्मीर पर भी अप्लाई होने लग गया। डेफिनेशन क्लॉज पे आ जाते हैं। डेफिनेशन क्लॉज की 3 डेफिनेशन को हम सबसे पहले साथ में पढ़ेंगे। क्या लिखा हुआ है डेफिनेशन क्लॉज में? एप्लीकेंट। ठीक है, स्क्रीन पे आते हैं, पहले दूसरी स्क्रीन पे इसको समझने के लिए देखिए। एप्लीकेंट, आपको पता ही है क्या होती है, दो तरीके की डेफिनेशन होती है। एक तो होती है डिफाइन और एक होती है इंक्लूसिव। इंक्लूसिव मतलब किसी चीज़ को इंक्लूड किया गया, डिफाइन मतलब जो मूल चीज़ को डिफाइन कर रहा है वो होती है डिफाइन क्लॉज। एप्लीकेंट में जो वर्ड लिखा हुआ है वहाँ लिखा हुआ है इंक्लूड्स, यहाँ पे डिफाइन वर्ड नहीं है। तो एप्लीकेंट का मतलब एप्लीकेंट तो है ही, साथ ही साथ कौन है? पेटिशनर है। साथ ही साथ कौन है? पेटिशनर है। और फॉर एग्जाम्पल मैं ए हूँ, मैंने एक प्रॉपर्टी ट्रस्ट पे दी थी बी को। किसको दी थी? बी को ट्रस्ट पे दी थी। अब बी ट्रस्टी है तो बी तो लगा ही सकता है। बी यदि किसी प्रॉपर्टी के साथ में कुछ छेड़छाड़ हो रही है तो बी तो लगा ही सकता है एप्लीकेशन, लेकिन साथ ही साथ कौन लगा सकता है? जिसने बी को अधिकार दिया है। किसने दिया? ए को। तो आप जब पॉइंट पढ़ेंगे तो यही लिखा हुआ है सेकंड और थर्ड में। यहाँ पे मान लीजिए बी ट्रस्टी ना होकर एडमिनिस्ट्रेटर होता या एग्जीक्यूटर होता, ठीक है, या रिप्रेजेंटेटिव होता। तो जिसके थ्रू क्या कर रहा है? बी राइट ले रहा है। किसके थ्रू ले रहा है? ए के थ्रू ले रहा है। तो यहाँ ए भी एप्लीकेंट की श्रेणी में क्या है? इंक्लूड है। आ जाइए स्क्रीन पे, देखिए क्या बोल दिया। एप्लीकेंट इंक्लूड्स आ पेटिशनर, एनी पर्सन फ्रॉम और थ्रू हुम एन एप्लीकेंट डिराइव्स हिज राइट टू अप्लाई। कौन था? बी ट्रस्टी था। किससे लिया था उसने राइट? ए से लिया था। तो ए भी क्या है? ए भी एप्लीकेंट की श्रेणी में आता है। और यदि बी क्या होता? एग्जीक्यूटर होता, एडमिनिस्ट्रेटर होता, अदर रिप्रेजेंटेटिव होता। तो एनी पर्सन हुज एस्टेट इज रिप्रेजेंटेड बाय, तो बी क्या कर रहा है? मेरी प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मैं भी एनी पर्सन जिसकी प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट किया जा रहा है एप्लीकेंट के द्वारा, एग्जीक्यूटर, एडमिनिस्ट्रेटर और अदर रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे, तो मैं भी एप्लीकेंट की श्रेणी में आ जाती हूँ। अब इसके बाद पढ़ते हैं हम 2E। देखिए इन 3 डेफिनेशन को साथ में पढ़ते हैं, एप्लीकेंट, डिफेंडेंट एंड प्लेंटिव। तो डिफेंडेंट के अंदर क्या इंक्लूड है? डिफेंडेंट के अंदर एक ऐसा पर्सन इंक्लूड है, जैसे सेम हमने एप्लीकेंट में पढ़ा था, जिसके द्वारा एक पर्सन लाइबिलिटी टू बी स्यूड को क्या करता है? डिराइव करता है। एनी पर्सन फ्रॉम और थ्रू हुम अ डिफेंडेंट डिराइव्स हिज लाइबिलिटी टू बी स्यूड। वहाँ पे क्या था? राइट था, क्योंकि वहाँ तो एप्लीकेंट की बात की गई थी और डिफेंडेंट की क्या रहती है? लाइबिलिटी रहती है। तो एनी पर्सन थ्रू हुम अ डिफेंडेंट डिराइव्स हिज लाइबिलिटी टू बी स्यूड। सेकेंड पॉइंट डिफेंडेंट की कैटेगरी में क्या है?
एनी पर्सन हुज एस्टेट, जैसे मैंने आपको ऊपर पढ़ाया था, तो एनी पर्सन हुज एस्टेट इज रिप्रेजेंटेड बाय द डिफेंडेंट एज एग्जीक्यूटर, एडमिनिस्ट्रेटर और अदर रिप्रेजेंटेटिव। इसके बाद पढ़ेंगे हम 2i, सेम बात करता है 2i भी। Plaintiff includes any person from or through whom a plaintiff derives his right to sue or any person whose estate is represented by the plaintiff as executor, administrator or representative। 3 डेफिनेशन याद की। 2a एप्लीकेंट, सबसे पहले है एप्लीकेंट, इसके ए में आया। अब आप कैसे याद करोगे कि 2e में डिफेंडेंट है। डिफेंडेंट को जब आप लिखते हो तो कितने ई आते हैं? 2 ई आते हैं। तो 2e में डिफेंडेंट को डिफाइन किया गया एंड 2i में प्लेंटिफ को जब आप लिखते हो तो कितने आई आते हैं? 2 आई आते हैं। तो प्लेंटिफ को जो इंक्लूड किया, डिफाइन किया गया है, वो किया गया 2i में। आई होप ये 3 डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी। अच्छे से नहीं समझ में आई हो तो भी आप क्या करेंगे, एक बार जाके अपने बैरक में रिवाइज करेंगे। अब आ जाते हैं दूसरी डेफिनेशन। एप्लीकेशन इंक्लूड्स अ पेटिशन। सिंपल सा कह दिया कि एप्लीकेशन में क्या इंक्लूड है, एक पेटिशन इंक्लूड है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज लेके नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहा है, तो क्या बोल रहा है कि बिल ऑफ एक्सचेंज में इंक्लूड्स है हुंडी और चेक। यहाँ पे डिफाइन नहीं किया गया बिल ऑफ एक्सचेंज को, यहाँ पे लिखा इंक्लूड्स। अब बॉन्ड को समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक एग्जाम्पल समझना पड़ेगा। आ जाइए स्क्रीन पे, मैं आपको एग्जाम्पल समझाती हूँ। देखिए बॉन्ड क्या होता है। मान लीजिए आपको पता ही है, देखिए क्रिमिनल जो प्रोसीजर होता है उसमें बहुत सारे बॉन्ड होते हैं। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में कितने सारे बॉन्ड होते हैं कि पर्सन को बॉन्ड पर छोड़ दिया गया। देखिए ए है, एक पर्सन है, मतलब कोई भी पर्सन है जो बॉन्ड भर रहा है पुलिस वाले के सामने। बी है पुलिस वाला। अब पुलिस वाला क्या बोल रहा है, बॉन्ड के अंदर क्या इंक्लूड है, एक इस पर्सन का ऑब्लिगेशन इंक्लूड है कि हाँ भाई मैं ऑब्लाइज्ड हूँ तेरे प्रति। बी पुलिस वाला बोल रहा है कि तू क्या करेगा, तू 3 साल तक भारत के बाहर नहीं जाएगा, तू मुझे बॉन्ड भर के दे दे। तू 3 साल तक भारत के बाहर नहीं जाएगा, मुझे बॉन्ड भर के दे दे। तो अब ए की क्या है, इसमें ए का ऑब्लिगेशन है। अब ये बॉन्ड कब फोर्स में नहीं रहेगा, जब या तो 3 साल तक ये भारत के बाहर नहीं गया, 3 साल तक भारत के बाहर नहीं गया तो बॉन्ड ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। भाई 3 साल कंप्लीट हो गए, बॉन्ड की जो वैलिडिटी थी वो तो खत्म हो गई, तो बॉन्ड क्या हो जाएगा, कैंसिल। और मान लीजिए इसने बॉन्ड का ब्रीच कर दिया, मान लीजिए 1 साल के अंदर ही ये भारत के बाहर चला गया, तो इसका बॉन्ड वापस भी तो अब इस बॉन्ड की कोई वैलिडिटी, भाई यदि इसने कंप्लीट कर दिया उस टास्क को, जिस टास्क को इसको दिया गया था कि तू भारत के बाहर नहीं जाएगा, तो भी ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, कैंसिल। और यदि ये भारत के बाहर चला गया तो भी ये बॉन्ड की कोई वैलिडिटी रह जाएगी क्या, वो बोले पकड़ के ले आएंगे। भाई बॉन्ड आपने सेक्शन 89 CRPC पढ़ा होगा, तो उसके अंदर कहा है कि कोई भी बॉन्ड को कैंसिल कर दिया, मतलब कोई भी बॉन्ड की कोई कंडीशन को ब्रीच कर लिया जाता है तो कोर्ट क्या ऑर्डर देता है, अरेस्ट करने का ऑर्डर दे देता है। तो यहाँ पे यदि वो 3 साल तक भारत के बाहर नहीं गया तो भी क्या हो जाएगा, बॉन्ड की वैलिडिटी खत्म हो जाएगी ना 3 साल बाद तो। और यदि बॉन्ड की मतलब 3 साल के अंदर, मतलब 1 साल के अंदर भी भारत के बाहर चला गया तो भी क्या हो जाएगा, बॉन्ड कैंसिल हो जाएगा। आ जाइए स्क्रीन पे, सेम बात लिखी हुई है बॉन्ड के डेफिनेशन में। देखिए एनी इंस्ट्रूमेंट वेयर बाय अ पर्सन ऑब्लाइज, ए क्या कर रहा था, अपने आप को ऑब्लाइज कर रहा था कि भाई मैं क्या करूँगा, 3 साल तक भारत के बाहर नहीं जाऊँगा, ठीक है, और नहीं चला गया तो मैं क्या करूँगा, पे करूँगा एक अमाउंट, ठीक है। एनी इंस्ट्रूमेंट वेयर बाय अ पर्सन ऑब्लाइज हिमसेल्फ टू पे मनी टू अनदर ऑन कंडीशन दैट ऑब्लिगेशन शैल बी वॉइड। देखिए ऑब्लिगेशन मतलब बॉन्ड क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। बॉन्ड क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा यदि स्पेसिफाइड एक्ट परफॉर्म कर लिया गया। अब यार वो 3 साल तक भारत के बाहर नहीं गया तो वॉइड हो जाएगा, बॉन्ड की क्या वैलिडिटी रह जाएगी, वॉइड हो जाएगी। और इज नॉट परफॉर्म, उसने क्या बोला था कि मैं भारत के बाहर नहीं जाऊंगा, अब चला गया, बॉन्ड की जो उसने कंडीशन थी उसको परफॉर्म नहीं किया, तो फिर क्या हो जाएगा, बॉन्ड क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। ठीक है, 2E हम पढ़ चुके हैं। आ जाइए 2F पे, वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, ईजमेंट। ईजमेंट, आ जाइए मैं पहले स्क्रीन पे बता देती हूँ आपको ईजमेंट की डेफिनेशन आप कैसे पढ़ेंगे। देखिए क्या होता है ईजमेंट, ये मेरा घर है, ठीक है, ये मेरा घर थोड़ा सा नीचे,
अब क्या हुआ, जो मेरा पड़ोसी है, फॉर एग्जाम्पल मैं समझा रही हूँ आपको, अच्छे खासे हम लोग दोस्त बन के रह रहे थे, ये मेरे पड़ोसी का घर था, बिल्कुल बराबरी पे था, बिल्कुल बराबरी पे घर था, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम दोनों एक ही रास्ते से निकलते थे, ये रोड तो किसकी है, हम दोनों एक ही रास्ते से निकलते थे, ये रास्ता है हमारे, वे है हमारे निकलने का। अब क्या कर रहा है, ये इस रास्ते में मेरी कार जा रही है, इस रास्ते से, हम इसकी भी कार जाती थी इस रास्ते से। अब क्या कर रहा है, ये इस रास्ते पे पेड़ लगा रहा है। भाई खुद के घर के घुसने तक के लिए, कार घुसने तक के लिए तो इसने पेड़ नहीं लगाए, और जैसे ही मेरा घर आया तो इसने यहाँ पे क्या लगा दिया, पेड़ लगा दिए, पेड़ लगा दिया है, पौधे लगा दिए। अब मेरा क्या होगा, भाई मैं भी तो इसी रास्ते से निकलता हूँ, मैं भी तो इसी रास्ते से निकलता हूँ, तो क्या बोल दिया, ईज़मेंट, सुखाचार का अधिकार। मैंने कोई इससे कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी किया है, मैंने इससे कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया है कि ये मेरा रास्ता है, ये तेरा रास्ता है, तू इस पे पेड़ नहीं लगाएगा। तो जो सुखाचार का अधिकार होता है वो किसी कॉन्ट्रैक्ट से अराइज नहीं होता, किसी कॉन्ट्रैक्ट से अराइज नहीं होता। आ जाइए स्क्रीन पे, पहले सबसे पहला पॉइंट यही लिखा हुआ है, जो सुखाचार का अधिकार है, क्या लिखा है, ईजमेंट इंक्लूड्स अ राइट नॉट अराइजिंग फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट। फर्स्ट डेफिनेशन आपको याद होगी, डेफिनेशन का फर्स्ट पॉइंट। अब मैं क्या करूँगा, जो मैंने, इसने पेड़ लगाए हैं, इसने पेड़ लगाए मेरे रास्ते पे, मैं क्या करूँगा, इसको रिमूव करूँगा, किसके बेनिफिट के लिए, मेरे बेनिफिट के लिए रिमूव करूँगा, ताकि मेरी कार अंदर जाए। तो यही बोला, वाई विच वन पर्सन इज एंटाइटल्ड टू रिमूव एंड एप्रोप्रिएट। या मैं बोलूँगा कि तू एक काम करना, तू लास्ट में पेड़ लगा दे, बिल्कुल एंड में। एप्रोप्रिएट कर रहा हूँ ना मैं इस चीज़ को, पूरे मत हटा, एप्रोप्रिएट कर देता हूँ। एक काम कर, पूरे मत हटा, तू थोड़े से लगा ले, लास्ट में लगा ले, ताकि मेरी गाड़ी तो घुस जाए। तो बाय विच वन पर्सन इज एंटाइटल्ड टू रिमूव एंड एप्रोप्रिएट फॉर इज ऑन प्रॉफिट। किसके प्रॉफिट के लिए कर रहा हूँ, अपने प्रॉफिट के लिए। एनी पार्ट ऑफ द सॉइल बिलोंगिंग टू अनदर और एनीथिंग ग्रोइंग इन। देखिए, सॉइल बिलोंगिंग टू अनदर, मान लीजिए ये इसके घर का भी रास्ता है, लेकिन यहाँ पे यदि ये पेड़ लगा रहा है तो भी क्या हो रहा है, मेरे को नुकसान हो रहा है ना। तो ये सॉइल, ये जो सॉइल है वो किसकी है, कहने को तो इसकी है, बी की है, ठीक है, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, इसको एप्रोप्रिएट कर रहा हूँ। तो एनी पार्ट ऑफ द सॉइल बिलोंगिंग टू अनदर और एनीथिंग ग्रोइंग, ग्रोइंग मतलब वही उग रहा है, और एनीथिंग अटैच, कुछ चीज़ इसने अटैच कर दी या सबसिस्ट कर दी ऑन द लैंड ऑफ अनदर, मैं क्या कर रहा हूँ, उसको रिमूव कर रहा हूँ या एप्रोप्रिएट कर रहा हूँ। ये क्या होता है, ईजमेंट की डेफिनेशन में इंक्लूड करता है। जब आप डायरेक्ट पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कितनी हार्ड डेफिनेशन है, मैंने इसको 3 टुकड़ों में बांट दिया है, आप आराम से इसे क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। अब आ जाइए फॉरेन कंट्री, जो कंट्री भारत के बाहर है, ठीक है, जो भारत के बाहर है उसे कहते हैं फॉरेन कंट्री। फिर लिखा है 52, गुड फेथ। गुड फेथ को इंडियन पिनल कोड के सेक्शन 52 में भी डिफाइन किया गया है, और यदि मैं गलत बोल रही हूँ आप कमेंट करके बता दीजिएगा कहाँ डिफाइन किया गया। कि क्या बोला कि कोई भी काम गुड फेथ में करा हुआ नहीं माना जाएगा जब वो ड्यू केयर और अटेंशन के साथ नहीं किया गया हो। जब वो ड्यू केयर एंड अटेंशन के साथ नहीं किया गया हो, उस काम को गुड फेथ के अंदर नहीं किया जाएगा। प्लेंटिफ की डेफिनेशन हमने पढ़ ली है। अब बात करते हैं ये 2 डेफिनेशन, अब बात करते हैं पीरियड ऑफ लिमिटेशन। पीरियड ऑफ लिमिटेशन आप शेड्यूल में जाके देखेंगे तो पीरियड ऑफ लिमिटेशन क्या होता है, पीरियड ऑफ लिमिटेशन प्रेस्क्राइब फॉर एनी सूट, अपील और एप्लीकेशन बाय द शेड्यूल, ठीक है। पीरियड ऑफ लिमिटेशन जो शेड्यूल में दे रखा है किसी भी सूट को फाइल करने के लिए, अपील को प्रेफर करने के लिए और एप्लीकेशन को मेड करने के लिए, तो वो होता है पीरियड ऑफ लिमिटेशन। देखिए 2 डेफिनेशन है यहाँ पे 2J में, एक है पीरियड ऑफ लिमिटेशन जो शेड्यूल में दे रखा है, और प्रेस्क्राइब्ड पीरियड का मतलब जो शेड्यूल के अकॉर्डिंग, मतलब इस प्रोविजन के अकॉर्डिंग क्या होती है, कैलकुलेट होती है, कि कहाँ से कैलकुलेशन होगा, कहाँ तक कैलकुलेशन होगा, तो वो है प्रेस्क्राइब पीरियड। तो प्रेस्क्राइब पीरियड मीन्स द पीरियड ऑफ लिमिटेशन कंप्यूटेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस सेट। आपको इस डेफिनेशन में पीरियड ऑफ लिमिटेशन और प्रेस्क्राइब पीरियड की डेफिनेशन में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। पीरियड ऑफ लिमिटेशन जो शेड्यूल में दे रखा है, और प्रेस्क्राइब पीरियड जो कंप्यूट होता है, पीरियड ऑफ लिमिटेशन कंप्यूट होता है इस प्रोविजंस के एक्ट के थ्रू, इस अकॉर्डिंग। प्रोमिसरी नोट, प्रोमिसरी नोट आपको पता ही होगा, कभी आपने 11th-12th में पढ़ा होगा। प्रोमिसरी नोट एक अच्छा खासा चैप्टर आता था आपने, कि प्रोमिसरी नोट क्या है, एक तरीके का इंस्ट्रूमेंट है। एक पर्सन प्रॉमिस कर रहा है कि मैं तुझे स्पेसिफाइड मनी दे दूंगा। कैसे दे दूंगा,
या तो डिमांड पे दे दूंगा, तू मांगेगा तब दे दूंगा, ठीक है, या तो मैं डिमांड पे दे दूंगा, या तू जब इस प्रॉमिसरी नोट को दिखाएगा तब दे दूंगा, ठीक है, सिंपल सी बात है। ए ने बी से बोला तू मुझे 1 लाख रुपए दे दे। अब इसने बोला दो तरीके से कि जब तू मांगेगा तब दे दूंगा, या जब मैंने जो प्रोमिसरी नोट तुझे दिया है तू मुझे दिखाएगा तो मैं तुझे दे दूंगा। तो क्या बोला, प्रोमिसरी नोट मीन्स एनी इंस्ट्रूमेंट वेयर बाय द मेकर engages absolutely to pay a specified sum of money to another at a time therein limited, या तो टाइम लिमिटेड पे दे दूंगा, या डिमांड पे दे दूंगा, या साइट पे दे दूंगा, 3 तरीके से, ठीक है। मैंने बोला 1 साल के अंदर पे कर दूंगा, तो टाइम लिमिट कितना था, 1 साल। 1 साल के अंदर प्रोमिसरी नोट में क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा, या डिमांड पे कर दूंगा, तो जब भी मांगेगा तब पे कर दूंगा, या जब भी तू मुझे प्रोमिसरी नोट दिखाएगा मैं तब पे कर दूंगा। सूट के अंदर एप्लीकेशन और अपील इंक्लूड्स नहीं है, सूट की डेफिनेशन है। टॉर्ट का मतलब क्या है, टॉर्ट एक तरीके का सिविल रॉन्ग है जो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब किसी कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू नहीं होता, या ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के थ्रू नहीं होता। टॉर्ट का मतलब है सिविल रॉन्ग, कोई किसी भी तरीके का सिविल रॉन्ग जो किससे अराइज नहीं हो रहा, कॉन्ट्रैक्ट से अराइज नहीं हो रहा, या ब्रीच ऑफ ट्रस्ट से अराइज नहीं हो रहा। और ट्रस्टी का मतलब जिसको ट्रस्ट पे प्रॉपर्टी दे रखी है, लेकिन इसके अंदर क्या इंक्लूड नहीं है, बेनामीदार। और एक मॉर्गेज, देखिए ए ने किससे लोन लिया था, बी से लोन लिया था, ए ने बी से लोन लिया था, अपनी प्रॉपर्टी मॉर्गेज पे दे दी, तो ए कौन है, मॉर्गेज है, और बी कौन है, मॉर्गेजी। समझिएगा इस बात को। अब ए ने 1 लाख का लोन लिया था और 1 लाख रुपए बी को चुका दिए, तो बी को चुका दिए तो खत्म, मॉर्गेज खत्म ना, सब खत्म, टाटा बाय बाय, ठीक है। अब लेकिन बी क्या कर रहा है, इसकी प्रॉपर्टी को, ए की प्रॉपर्टी को अभी भी अपने पास में रख रहा है, तो ये क्या ट्रस्टी है क्या, जी नहीं। यही बोल दिया इसने कि अब मॉर्गेजी रिमेनिंग इन पोजीशन आफ्टर द मॉर्गेज हैज बीन सेटिस्फाइड, भाई 1 लाख रुपए चुकाने थे, तुझे चुका दिए, और अ पर्सन इन रॉन्गफुल पोजीशन विद टाइटल। अब बी क्या है, रॉन्गफुल पोजीशन इन विदाउट टाइटल है, तो बी क्या है, ट्रस्टी की कैटेगरी में नहीं आता है। और कोई डेफिनेशन बची हो तो देख लेते हैं अदर, ठीक है। कोई डेफिनेशन नहीं बची है। आप लोगों को आई होप ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आपको किसी भी तरीके का डाउट है आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकती हैं, और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे भी, टेलीग्राम पे भी, इनोवेटिव जुडिशरी के नेम के थ्रू। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।